ये 27 मई 1991 की बात है, जब मिल्वॉकी पुलिस के अधिकारी एक लहूलुहान और निर्वस्त्र 14 साल के लड़के को वापस उसी आदमी के हाथों में सौंप देते हैं जो 1 घंटे के भीतर उसकी जान ले लेता है। उस लड़के का नाम था कोनैरक सिंथसोमफॉन और उसका कातिल था जेफरी डामर। 2 युवा अश्वेत महिलाएं उन अधिकारियों से इस बच्चे की मदद करने की भीख मांगती हैं, लेकिन अधिकारी इनकार कर देते हैं। अपार्टमेंट 213 में डामर ने 13 भयानक वर्षों के दौरान 17 पुरुषों और लड़कों की हत्या की। एक पूरा शहर उस सच को रोकने में कैसे नाकाम रहा जो एक बंद दरवाजे के पीछे पनप रहा था। रिकॉर्ड की गई पुलिस डिस्पैच टेप पेशेवर आचरण के हर भ्रम को चकनाचूर कर देती हैं। कोनैरक को उसके कातिल के पास वापस छोड़ने के कुछ ही मिनटों बाद अधिकारी जॉन बाल्सरजैक और जोसेफ गैब्रिश इस घटना के बारे में हंसते हुए बात करते हैं। ग्लेंडा क्लीवलैंड मदद के लिए 3 बार 911 पर फोन करती हैं और किसी के सुनने के गुहार लगाती हैं। आधिकारिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई भी कोनैरक की उम्र या पहचान की पुष्टि नहीं करता है। कमजोरों की रक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था एक बच्चे को सीधे एक हत्यारे की गिरफ्त में सौंप देती है। एक डिस्पैचर बाद में पुष्टि करता है कि अधिकारियों ने रेडियो पर इसके बारे में मजाक बनाया था। कोनैरक सिंथसोमफॉन केवल 14 साल का था और मिल्वॉकी की दक्षिणी हिस्से में अपने लाओटियन प्रवासी परिवार के साथ रहता था। वह एक शांत स्वभाव का लड़का था, जिससे पारिवारिक समारोहों के दौरान उसके भाई बहन हमेशा जुड़े रहते थे। उसका बड़ा भाई सोमसैक 3 साल पहले डामर के साथ एक खौफनाक मुठभेड़ में बच निकला था। कोनैरक को फुटबॉल खेलना और पड़ोस के पार्कों में दोस्तों के साथ लंबी दोपहर बिताना पसंद था। उसका परिवार बड़े संकल्प के साथ अमेरिका में अपना नया जीवन बना रहा था। एक परिवार जिसे वे प्यार करते हैं, उसकी रक्षा के लिए वह और क्या कर सकता है। 1978 की गर्मियों में स्टीवन हिक्स 18 साल का था और एक रॉक कॉन्सर्ट में शामिल होने के बाद ग्रामीण ओहायो की सड़क पर लिफ्ट मांग रहा था। उसके पास एक पुराना बैकपैक था और वह देश भर की यात्रा करने के सपने देखता था। उसके परिवार ने बाद में संवाददाताओं को बताया, वह कभी किसी अजनबी से मिलने से नहीं कतराता था। स्टीवन एक शांत स्वभाव के युवक से लिफ्ट लेता है जो उसे बाथ रोड स्थित अपने माता पिता के घर पर बियर पीने का प्रस्ताव देता है। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि इस अजनबी के भीतर इतना गहरा खालीपन है जो हर उस चीज को निगल जाता है जिसे वह छूता है। जून की वह दोपहर पूर्वोत्तर ओहायो में किसी अन्य गर्मियों के दिन की तरह शुरू हुई थी। खिड़कियों से आती धूप के बीच स्टीवन रसोई में डामर के साथ बियर पी रहा था। डामर भी 18 साल का था और घर में अकेला रह रहा था क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो रहा था। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार जब बातचीत कम होने लगी तो स्टीवन ने वहां से जाने का फैसला किया। उसने अपना बैकपैक उठाया और डामर से कहा कि उसे अब जाना होगा। बाहर की दुनिया का दरवाज़ा वहां से सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। स्टीवन हिक्स फिर कभी उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। जैसे ही स्टीवन दरवाजे की ओर मुड़ा, डामर ने 4.5 किलोग्राम के डंबल से उस पर हमला कर दिया। कोर्ट के दस्तावेजों से पता चलता है कि डामर ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो बस ये नहीं चाहता था कि स्टीवन उसे छोड़कर जाए। ये हिंसा गुस्से से नहीं, बल्कि अकेले रह जाने की एक भयानक डर से पैदा हुई थी। डामर ने शव के टुकड़े किए और अवशेषों को घर के पीछे जंगल वाली जमीन में दफना दिया। हफ्तों बाद उसने एक बड़े हथौड़े से हड्डियों को चूरा कर दिया और उन्हें मिट्टी में बिखेर दिया। आप उम्मीद करेंगे कि इस हत्या से जांच शुरू होगी, लेकिन हफ्तों तक किसी ने स्टीवन के लापता होने की रिपोर्ट नहीं दी। फिर इस मामले में कुछ बेहद चौंकाने वाला होता है। डामर 9 खौफनाक सालों तक हत्याएं करना बंद कर देता है। ये जुनून हर पल उसके साथ रहता था, लेकिन वो इसे लगातार शराब पीकर दबाए रखता था। उसने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दिया। वह सेना में भर्ती हुआ, लेकिन शराब की लत के कारण उसे जल्दी निकाल दिया गया। वो अपनी दादी कैथरीन के साथ रहने के लिए मिल्वॉकी चला गया। ये जुनून लगभग 1 दशक तक गायब रहने के बाद अचानक इतनी विनाशकारी ताकत के साथ फिर से क्यों उभर आया? डामर ने सितंबर 1987 में मिल्वॉकी के एम्बेसडर होटल में अपनी दूसरी हत्या की। जब वह स्टीवन टुओमी की लाश के पास सोकर उठा तो उसने दावा किया कि उसे हत्या की कोई याद नहीं है। अवशेष गायब हो गए और मामला गहरी खामोशी में दब गया। डामर ने बड़ी चालाकी से समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवा पुरुषों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह उन्हें फोटो खींचने के बदले पैसों का लालच देकर अपने अपार्टमेंट में बुलाता था। डामर ने बाद में डिटेक्टिव पैट्रिक कैनेडी को बताया, मैंने उन्हें पीने के लिए कुछ दिया और वो सो गए। इन वर्षों के दौरान पुलिस ने डामर को कई बार उसके अजीब व्यवहार के लिए रोका। लापता युवकों के परिवारों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन पर बहुत कम कार्यवाही हुई।
1991 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अश्वेत और अन्य अल्पसंख्यक पुरुषों से जुड़े लापता होने के मामलों को जांच में कम प्राथमिकता दी गई। गौर कीजिए कि कैसे इस संस्थागत पक्षपात ने डामर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। हर चेतावनी सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़। अनदेखी किए गए संकेतों का ये सिलसिला केवल जमा नहीं हो रहा था, ये जान ले रहा था। नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट पर ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स के कमरा नंबर 213 के अंदर डामर ने कुछ ऐसा बनाया जिसे फॉरेंसिक जांचकर्ताओं ने बाद में एक मंदिर के रूप में वर्णित किया। वो खोपड़ियों को सहेज कर रखता था और उन्हें सजावटी सामान जैसा दिखाने के लिए पेंट करता था। वो शरीर के अंगों को एसिड से भरे एक नीले ड्रम में रखता था जो इंसानी ऊतकों को गला देता था। वो अपनी हर करतूत की तस्वीरें लेता और उन खौफनाक तस्वीरों को बेडरूम की दराज में सहेज कर रखता था। पड़ोसियों को सड़ते हुए मांस की गंध आती थी और अजीब समय पर औजारों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। किसी ने भी इन संदिग्ध संकेतों को खतरे से नहीं जोड़ा। ग्लेंडा क्लीवलैंड उस विवेक के रूप में उभरी जिसे मिल्वॉकी सुनने से इनकार करता रहा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में संदिग्ध गंध और गतिविधियों की सूचना देने के लिए बार बार अधिकारियों को फ़ोन किया। एक मौके पर उन्होंने डामर को इमारत के बाहर एक युवक के साथ हाथापाई करते हुए भी देखा था। क्लीवलैंड ने बढ़ती हताशा से एक डिस्पैचर से कहा, वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनकी हर चेतावनी को खारिज कर दिया गया, हर बार। 27 मई 1991 की उन भयानक घटनाओं के क्रम पर ध्यान दीजिए। रात के लगभग 2 बजे कोनरेक अपने सिर में किए गए छेद से खून बहते हुए अपार्टमेंट 213 से भागने में सफल रहा। वो निर्वस्त्र हालत में सड़क पर लड़खड़ा रहा था। 2 युवा अश्वेत महिलाओं ने उसे फुटपाथ पर गिरा हुआ देखा और 911 पर फ़ोन किया। सैंड्रा स्मिथ और निकोल चाइल्ड्रस में आने वाले अधिकारियों से इस बच्चे की मदद करने की गुहार लगाई। इसके बाद जो हुआ वो कमज़ोरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हर नियम के खिलाफ था। अधिकारी बाल्सर, जैक और गैब्रिश ने डामर को सड़क पर बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से बात करते हुए पाया। डामर ने उनसे कहा कि कोनरेक उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड है जिसने बहुत ज़्यादा पी ली है। उन महिलाओं ने विरोध किया और जोर दिया कि लड़के को डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार अधिकारियों ने कोनरेक की पहचान की पुष्टि किए बिना उसे वापस अपार्टमेंट 213 में पहुंचा दिया। उन्होंने वहां आ रही भयानक गंध को महसूस किया, लेकिन अपार्टमेंट की तलाशी नहीं ली। पास के बेडरूम में टोनी ह्यूज का सड़ता हुआ शव पड़ा था, जिसकी हत्या 3 दिन पहले की गई थी। अगर वे 10 कदम और आगे बढ़ते तो क्या सच सामने नहीं आ जाता? दमकल विभाग के पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और कोनरेक की जांच करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार पैरामेडिक्स ने लड़के की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उनसे कहा गया कि स्थिति नियंत्रण में है। फॉरेंसिक विश्लेषण ने बाद में पुष्टि की कि डामर ने कोनरेक को जो नशीली दवा दी थी वो उस पूरी मुठभेड़ के दौरान उसके शरीर में सक्रिय थी। सबूत सबके सामने थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा। कल्पना कीजिए उस गलियारे में खड़े होने की जहां दीवारों से मौत की सड़ांध आ रही थी। अधिकारी कोनरेक को डामर के पास छोड़कर चले गए। पुलिस डिस्पैच की रिकॉर्डिंग में वहां से जाते समय उनकी हंसी कैद हुई है। क्लीवलैंड ने उसी रात फिर से पुलिस विभाग को फोन किया और जवाब मांगा। एक सुपरवाइजर ने उनसे कहा कि ये वयस्कों के बीच का एक घरेलू मामला है। डामर ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि अधिकारियों के जाने के तुरंत बाद उसने कोनरेक की हत्या कर दी थी। 1 घंटा, उस बच्चे के पास बस उतना ही समय बचा था। ये 22 जुलाई 1991 की बात है, जब ट्रेसी एडवर्ड्स अपनी कलाई में लटकी हथकड़ी के साथ अपार्टमेंट 213 से भाग निकलता है। वो 2 पुलिस अधिकारियों को रोकता है और उन्हें वापस उस अपार्टमेंट तक ले जाता है। इस बार अधिकारियों ने कमरों की तलाशी ली। अंदर उन्हें जो मिला उसने सभी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया कि एक व्यक्ति रिहायशी दरवाजे के पीछे क्या क्या छिपा सकता है। जेफरी लायोनेल डामर एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां उसके माता पिता लायोनेल और जॉयस के बीच हमेशा विवाद रहता था। उसकी मां मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी और गर्भावस्था के दौरान कई दवाएं लेती थीं। उसके पिता एक रसायन विज्ञान शोधकर्ता घंटों काम करते थे और भावनात्मक रूप से दूर रहते थे। 10 साल की उम्र तक डामर को मरे हुए जानवरों के प्रति एक अजीब आकर्षण हो गया था और वो घर के पास सड़क पर मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करता था। वो जानवरों के अवशेषों को उस एसिड में गला देता था जो उसके पिता उसे विज्ञान के प्रयोगों के लिए लाकर देते थे। लियोनेल डामर ने बाद में अपनी मार्मिक किताब अ फादर स्टोरी में लिखा, मुझे इसे पहले ही देख लेना चाहिए था। बाथ टाउनशिप में किशोरावस्था के दौरान डामर अकेलेपन की गिरफ्त में आ गया। उसने 14 साल की उम्र से ही स्कूल जाने से पहले शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके माता पिता की शादी एक कड़वे तलाक के साथ खत्म हुई, जिससे वो हफ्तों तक घर में अकेला रह गया। उसकी मां उसके छोटे भाई डेविड को लेकर विस्कॉन्सिन चली गईं।
उसके पिता अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रहने चले गए। एक महत्वपूर्ण समय के लिए किशोर डामर पूरी तरह से अकेला रहा। ये अकेलापन बाद में एक विकार में बदल गया, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने अटैचमेंट डिसऑर्डर के रूप में पहचाना। डॉक्टर पार्क डिट्स ने डामर की गिरफ्तारी के बाद उसकी जांच की और एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसने हिंसक अपराधियों के प्रति समझ को बदल दिया। डामर एक शातिर अपराधी के सामान्य खाके में फिट नहीं बैठता था। उसने पूछताछ के दौरान वास्तविक पछतावा दिखाया और जांचकर्ताओं का पूरा सहयोग किया। डामर ने अपने 60 घंटे के इकबालिया बयान के दौरान डिटेक्टिव पैट्रिक केनेडी से कहा, मैं इसे अपने अंदर एक बीमारी की तरह लेकर चलता था। ये एक वाक्य उसकी पूरी मानसिकता के खौफनाक केंद्र को उजागर करता है। फॉरेंसिक मनोचिकित्सक डॉक्टर जूडिथ बेकर के अनुसार ये विकृति जैविक प्रवृत्तियों और खराब वातावरण के मिलन से विकसित हुई थी। शराब की लत ने पहली हत्या के बाद 9 साल तक उस जुनून को दबाए रखा, लेकिन जब शराब उस भयानक इच्छा को और नहीं रोक पाई तो डामर में और भी तेजी से हत्याएं करना शुरू कर दिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले केवल 1991 में उसने 4 पुरुषों की हत्या की थी। हत्याओं के बीच का अंतर महीनों से हफ्तों और फिर दिनों में सिमट गया। ध्यान दें कि कैसे डामर के अपने बयान खुद से लड़ते हुए दिमाग को उजागर करते हैं। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वो इस जुनून को रोकने के लिए प्रार्थना करता था और हत्याओं के दौरान चर्च भी जाता था। उसने हर हत्या को एक ऐसी चीज के रूप में बताया जो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे रोक भी नहीं पाया। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट रेसलर ने इकबालिया बयान की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला कि वो चाहता था कि उसे पकड़ लिया जाए। सबूत एक कहानी कहते हैं, व्यवहार दूसरी कहानी कहता है। एक तरफ डामर का सहयोग जवाबदेही और राहत की इच्छा का संकेत देता है, दूसरी तरफ अवशेषों को सहेजने का उसका तरीका सोचे समझे नियंत्रण को दर्शाता है। उसकी ड्रिलिंग के प्रयोग ऐसे साथी बनाने की कोशिश थे जो कभी उसे छोड़कर ना जा सकें। खोपड़ियों और हड्डियों का वो मंदिर बरसों से बुनी गई एक कल्पना का हिस्सा था। ये केवल अचानक की गई हिंसा नहीं थी। फिर 22 जुलाई 1991 को ट्रेसी एडवर्ड्स मिल्वॉकी की रात में भाग निकला और सब कुछ खत्म हो गया। अधिकारी रॉल्फ मुलर और रॉबर्ट राउट ट्रेसी एडवर्ड्स के पीछे पीछे अपार्टमेंट 213 में दाखिल हुए। मुलर ने रेफ्रिजरेटर खोला, उन्हें कटा हुआ मानव सिर मिला। इसके बाद की तलाशी में अंगों की 74 तस्वीरें बरामद हुईं। 7 खोपड़ियां अलमारियों और फाइलिंग कैबिनेट के अंदर रखी थीं। शावर में एक पूरा कंकाल लटका हुआ था। मिल्वॉकी पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को 11 अलग अलग पुरुषों के अवशेष मिले। नीले ड्रम में 3 गलते हुए धड़ थे। डामर ने रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों के 60 भयानक घंटों के दौरान अपना जुर्म कबूल किया। उसने ऐसी जानकारी दी जिससे जांचकर्ता उसकी सभी 17 हत्याओं की पहचान कर सके। उसने अपने अपार्टमेंट के लेआउट के नक्शे बनाए और अपनी कार्यप्रणाली को बड़ी बारीकी से समझाया। जांचकर्ताओं के अनुसार उसने इस दौरान गहरा दुख व्यक्त किया। डामर ने डिटेक्टिव डेनिस मर्फी से कहा, यह एक बेकार जिंदगी का आखिरी अंजाम है। वे शब्द पूछताछ कक्ष में एक ऐसे फैसले की तरह गूंज रहे थे जो उसने खुद पर सुनाया था। 15 फरवरी 1992 की तारीख थी जब मिल्वॉकी की एक जूरी ने डामर को हत्या के 15 मामलों में दोषी पाया। जज ने उसे लगातार 15 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डामर ने अदालत में कहा कि काश वो उन लोगों को वापस लाने के लिए अपनी जान दे पाता जिनकी उसने हत्या की थी। टोनी ह्यूज की मां शर्ली ह्यूज ने अदालत को संबोधित किया और उनके शब्दों ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को खामोश कर दिया। परिवारों ने अपार्टमेंट 213 के अंदर हुई घटनाओं की हफ्तों तक चली गवाही को सहन किया। डामर की 17 हत्याओं के शिकार परिवारों के पास ऐसे जख्म हैं जो कभी नहीं भरेंगे। एरोल लिंडसे की बहन रीटा इसबेल ने सजा सुनाए जाने के दौरान सीधे डामर का सामना किया। वो पल आज भी याद किया जाता है। ओलिवर लेसी की मां कैथरीन लेसी ने बताया कि कैसे दूसरे इंसान पर भरोसा करने की उनकी क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई। सिंथासोम फोन परिवार ने उस अतिरिक्त बोझ को कैसे सहा होगा कि पुलिस ने उनके बेटे को खुद उसके कातिल के पास वापस भेज दिया था। डामर मामले के बाद मिल्वॉकी के पुलिस विभाग में दशकों का सबसे बड़ा सुधार हुआ। विभाग ने अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण लागू किया और वेलफेयर चेक के लिए नए नियम बनाए। अधिकारी बाल्सरजैक और गैब्रिश को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन 1994 में एक मध्यस्थ ने उन्हें पिछले वेतन के साथ बहाल कर दिया। बाल्सरजैक बाद में मिल्वॉकी पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। व्यवस्था ने किसी को सजा नहीं दी। डामर मामले की मीडिया कवरेज ने अमेरिकी जनता के हिंसक अपराधियों और संस्थागत विफलता के प्रति नजरियों को बदल दिया। कोर्ट टीवी ने लाखों दर्शकों को इस मुकदमे का सीधा प्रसारण दिखाया।
मिल्वॉकी के अश्वेत और लाओतियन समुदायों ने उन विफलताओं के लिए जवाबदेही की मांग की जिनकी वजह से डामर एक दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहा। राष्ट्रीय चर्चा एक व्यक्ति के कार्यों से हटकर पूरी व्यवस्था की हामियों पर केंद्रित हो गई। नस्लवाद और पुलिसिंग के मुद्दे इस तरह टकराए कि देश अब उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। 2022 में नेटफ्लिक्स ने मॉन्स्टर सीरीज रिलीज की और उन जख्मों को फिर से कुरेद दिया जिन्हें परिवार दशकों से भरने की कोशिश कर रहे थे। रीटा हिस्बिल ने बिना अनुमति के अदालत के उस वाकये को फिर से दिखाने के लिए सीरीज की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। इंटरव्यू के अनुसार कई परिवारों को सीरीज के बारे में इसके रिलीज होने के बाद ही पता चला। सिंथा सोमफोन परिवार ने अपने सदमे को मनोरंजन के लिए दिखाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। ये शो नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक बन गया, लेकिन जिन लोगों पर यह आधारित था उन्हें कुछ नहीं मिला। डामर ने विस्कॉन्सिन की कोलंबिया सुधार संस्था में अपनी सजा के 2 साल बिताए। 28 नवंबर 1994 को साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने जेल के जिम के लोहे के रॉड से पीट कर डामर की हत्या कर दी। स्कारवर ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि उसे डामर के अपराध नैतिक रूप से असहनीय लगे थे। 17 लोगों की जान लेने वाला वो आदमी जेल के बाथरूम के फर्श पर मारा गया। वो 34 साल का था। ग्लेंडा क्लीवलैंड की मृत्यु 4 नवंबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में हुई, बिना किसी पावती के कि उन्होंने जीवन बचाने के लिए कितनी कोशिशें की थी। अधिकारी बाल्जर जैक और गैब्रिश ने दोनों ने बहाल होने के बाद मिल्वॉकी पुलिस विभाग में अपना पूरा करियर पूरा किया। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स को नवंबर 1992 में गिरा दिया गया और वो खाली जमीन वर्षों तक वैसे ही पड़ी रही। जहां 17 जिंदगियां खत्म हुई थी, वहां अब एक छोटा सा स्मृति उद्यान है। मिल्वॉकी ने नई प्रक्रियाएं स्थापित की है जिनमें अधिकारियों के लिए वेलफेयर चेक के दौरान हर व्यक्ति की पहचान और उम्र की पुष्टि करना अनिवार्य है। देश भर के पुलिस विभाग डामर मामले को संस्थागत विफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। FBI ने कोनार्क की घटना को संस्थागत पक्षपात के बारे में प्रशिक्षण सामग्री में शामिल किया है। एक ऐसा सबक सीखने के लिए 17 पुरुषों और लड़कों की जान क्यों चली गई, जिसे सामान्य मानवीय संवेदना से भी समझा जा सकता था। कमजोरों की रक्षा के लिए बनी हर व्यवस्था 27 मई 1991 को कोनेरक सिंथा सोमफोन की रक्षा करने में विफल रही। 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है और 17 परिवार आज भी उस बोझ को ढो रहे हैं जो एक आदमी ने अपार्टमेंट 213 के अंदर उन्हें दिया था। डामर मर चुका है। एक लहूलुहान बच्चे को उसके कातिल के पास वापस छोड़ने वाले अधिकारी पूरी पेंशन के साथ रिटायर हुए। उस रात न्याय ने कोनेरक को सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन उसे उसकी कब्र तक पहुंचा दिया। कुछ असफलताएं समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, वे पत्थर की लकीर बन जाती हैं।